तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना और अधिवेशन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो पहले मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस की तरफ चलूँ। देखिए सबसे पहले स्थापना जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC या फिर कहा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1885 में। जो इसके संस्थापक थे वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, जिसे A.O. ह्यूम के नाम से भी जाना जाता था। स्थापना स्थल जो है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। जो पहला अधिवेशन हुआ था ये दिसंबर 1885 में हुआ था और जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी या फिर कहा जाए व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये कार्य प्रणाली है, लक्ष्य था ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए भारतीयों के अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। प्रारंभ में वैधानिक सुधार और संवैधानिक उपायों के द्वारा कार्य किया गया इस कार्यशैली थी। मांग जो थी वो थी प्रशासनिक सुधार, भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, शिक्षा का प्रसार और भारतीयों के लिए आर्थिक सुधार और उन्नति के उपाय। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन और घटनाएं दी गई हैं, तो ये बहुत लंबी टॉपिक है, इसको मैं स्किप करूँगा बिकॉज आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हो। मैं जब टेलीग्राम पे आपको इसकी PDF दूंगा तो वहाँ से पढ़ लेना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो थी ये थी सरोजिनी नायडू। बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किया गया था WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, तो ए उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो इन्होंने किया था कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी आंसर, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी उत्तर सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका अधिवेशन या फिर इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था, तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था जो कि मुंबई में हुआ था, तो सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी की किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC के अध्यक्ष चुने गए थे, तो इन्होंने किसको हराया था ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट उत्तर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया को। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी उत्तर पट्टाभी सीतारमैया। अगला सवाल है महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी, तो इन्होंने बेलगाम में किया था। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर बेलगाम में। अगला सवाल है दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इसमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था, राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे डफरिन। राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी आंसर डफरिन, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। अगला सवाल है कि लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे, तो लाल यानी कि लाला लाजपत राय ये पंजाब से थे और जो बाल है यानी बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र से थे और जो पाल हैं यानी बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल से थे, तो डी आंसर यहाँ पे आपका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई, तो ये घोषणा 26 जनवरी 1930 को की गई थी। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने सवाल क्या कह रहा है, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो
तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दो दलों में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था ये 1907 में हुआ था, और जो इनका मिलन है ये 1916 में हुआ था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी उत्तर। देखिए जो अध्याय 15 है आपका ये स्टार्ट हो गया है आधुनिक भारत। तो अब इसके सवाल को देखेंगे। आधुनिक भारत यानी अध्याय 15 हम कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो इनको पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है। इस वजह से आपके जो भी गाइस इसमें सवाल है ना ये मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। तो देखिए जो आधुनिक भारत है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो आप गाइस खुद से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा वही पॉइंट्स ही लिखा गया है। तो ये मेरे प्यारे भाई मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। पूरा अच्छे से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो आप मेरे भाई पूरा अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे ये घटनाक्रम दिए गए हैं तो ये मैं भी पढ़ाऊँगा वही आप भी पढ़ोगे, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। जो क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्त। चलिए शुरुआत करते हैं। उसमें कोई क्वेश्चंस नहीं था। अध्याय 16 है संगीत। इसमें कुछ आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैं पहले करवाऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दे रहा हूं। तो पहले मैं पॉइंट्स करवा दे रहा हूं। एनटीपीसी में जो पूछे गए पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए। पहला, वाद्य यंत्र के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये हो जाएगा ध्रुपद गायन शैली। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ध्रुपद गायन शैली। अगला सवाल है कि कंजीरा दक्षिण भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें चमड़ी सामान्यतया इगुआना होती है जिसे वृत्ताकार के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। तो लकड़ी के फ्रेम पर मढ़ा और चिपकाया जाता है। अगला सवाल है कि दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी सालिए ताल में कितने नाद होते हैं? तो 6 नाद होते हैं। अगला सवाल है कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। तो कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को। अगला सवाल है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ठुमरी की रानी ये कहा जाता है गिरजा देवी को। ये हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो रुद्र वीणा के साथ है। आल्हा गायन डैश के कुछ भागों में गाए जाने वाले लोकगीतों की एक प्रमुख शैली है। तो आल्हा गायन जो है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो पियानो से संबंधित हैं बी बलसारा। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस गीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध शहनाई से था। सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो वायलिन से। विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत किस विधा की प्रणेता हैं? तो पंडवानी से हैं। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? तो छेदा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज इनमें से किस घराने से संबंधित हैं? तो पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराना से है। बी उत्तर राइट हो जाएगा, मेवाती घराना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत की एक त्रिमूर्ति कहा जाता है? तो ये हो जाएगा वी आंसर त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा साली। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो ये बजाया गया था बिस्मिल्लाह खां के द्वारा। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त आघात वाद्य नहीं है? तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, मंडोलिन। ये आघात वाद्य नहीं है, जबकि घंट, मोरचंग और मृदंग ये आघात वाद्य है। देखिए क्विक एग्जाम रिमाइंडर इसमें दिए गए हैं, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस वजह से करवा दे रहा हूँ। सोनल मान सिंह का संबंध जो है ये ओडिसी से और भरतनाट्यम दोनों से है। इनको पद्म भूषण 2003 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह जो खान है इनका संबंध शहनाई से है। इनको भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म विभूषण 1980 में और पद्म भूषण 1968 में, साथ में पद्मश्री इन्हें 1961 में मिला था। पंडित रविशंकर
इनका संबंध जो है ये सितार से है और इनको भारत रत्न 1999 में मिला। ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये इन्हें 3 बार मिला था, 4 बार मिला। एक 1967 में, फिर 1973 में, फिर 2002 में और फिर 2013 में। पद्म विभूषण 1981 में और पद्म भूषण 1967, पद्मश्री 1962 में मिला। किसको? पंडित रविशंकर को। अगला देख लीजिए, पंडित बिरजू महाराज। इनका संबंध जो है कथक से है और इन्हें पद्म विभूषण 1986 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला था। ठीक है। इसके बाद देखिए शिव कुमार शर्मा। इनका संबंध जो है संतूर से है और इन्हें पद्म विभूषण 2001 में, पद्म भूषण 1991 में और पद्मश्री 1986 में मिला था। ठीक है। जो टी बाला सरस्वती हैं, इनका संबंध भरतनाट्यम से है और ये पद्म विभूषण 1977 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में पाई थी। गुरु बिपिन सिंह जो हैं, इनका संबंध मणिपुरी संगीत से है और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1966 में मिला था। अगला है कि पशुमर्थी रमलिंग शास्त्री। इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है और ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई 1970 में। उस्ताद हाफिज अली खान। इनका संबंध जो है आगरा घराने से है, संस्थापक जो हैं ये आगरा घराने के। ठीक है। जो इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है ये 1952 में मिला था, बात का खास ध्यान रखें। उस्ताद जाकिर हुसैन जो हैं ये तबला वादक हैं, इन्हें पद्मश्री 1988 में, पद्म भूषण जो है 2002 में और ग्रैमी पुरस्कार 1992 और 2009 में मिला था। रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम से हैं, इनको पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में मिला था। ठीक है। जो प्रोतिमा गौरी हैं, इनका संबंध ओडिसी से है। गीता महालिक, इनका भी संबंध ओडिसी से ही है और इनको जो पद्मश्री है 2014 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2012 में मिला था। अगला जतिन गोस्वामी, ये सत्रिया से संबंधित हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में और पद्मश्री 2008 में मिला था। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये बांसुरी वादक हैं, इनको पद्म विभूषण जो है ये 2000 में और पद्म भूषण 1992 और पद्मश्री 1984 में मिला था। टंकेश्वर हजारिका बोरबायान का संबंध जो है ये सत्रिया से है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 1982 में मिला था। उस्ताद बिंदा खान, इनका संबंध सारंगी से है। गोपिका वर्मा मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र से हैं। अर्जुन सिंह ध्रुवे, ये बैगा नृत्य से संबंधित हैं। लालगुड़ी जयरामन, ये जो है वायलिन से हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक गायन से संबंधित हैं। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। अली अकबर खान सरोद वाद्य यंत्र। उस्ताद बिलात खान सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। कलामंडलम गोपी, ये कथकली से हैं। आनंद शंकर जयंत भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों से हैं। संयुक्ता पाणिग्रही, ये ओडिसी से हैं। भारती शिवाजी, ये मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। एल सुब्रमण्यम, ये वायलिन से हैं। कुमार गंधर्व हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, ये दोनों कुचिपुड़ी से ही संबंधित हैं। भीमसेन जोशी, इनका संबंध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से है। शोभना नारायण, इनका संबंध जो है कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है, ध्यान रखेंगे। देखिए जो चैप्टर नंबर 17 है ये है चित्रकारी, यानी कि जो चित्रकारी से संबंधित है वो चैप्टर 17 है। इसमें देख लीजिए कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो मैं करवा देता हूँ। जैसे राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, तो ये चित्रकारी में ही प्रसिद्ध थे। अगला है कि राजस्थान में की संरचना नवग्रहों की थीम पर आधारित है, तो राजस्थान में किसकी संरचना नवग्रहों की थीम पर आधारित है, तो ये हो जाएगा जवाहर कला केंद्र की। राइट उत्तर हो जाएगा आपका जवाहर कला केंद्र। मधुबनी कला क्या है, तो ये बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है, तो मधुबनी पेंटिंग का ही है। तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था, तो चोल राजवंश के शासनकाल में। चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, इसका संबंध किस राज्य से है, तो तेलंगाना से है चेरियल चित्रकला शैली का। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो ये बनाया गया था महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला
अतुल डोंडिया के द्वारा। तो ये हो जाएगा आपका अतुल डोंडिया। अगला सवाल आपके सामने, द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? तो ये किया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। अगला है कि प्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब तक हुआ? तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी के मध्य। कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की एक लोक कला का रूप है? तो ये महाराष्ट्र की है। अगला है, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? तो ये है राजस्थान की छिप्पा समुदाय। नेक्स्ट है कि थांग का चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर किस भगवान के चित्र बने होते हैं? तो थांग का चित्रकला पर सूत या रेशम से बने कपड़े पर भगवान बुद्ध के चित्र बने होते हैं। फुलकारी भारत के किस राज्य की एक प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब की। बात को ध्यान रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो जय काली कलकत्ते वाली यानी कलकत्ता यानी कोलकाता। तो बी उत्तर आपका हो जाएगा कोलकाता। इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका मधुबनी। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। घरों के बाहर को सजाने के लिए कला की निम्नलिखित में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो कोलम शैली का। बी आंसर राइट हो जाएगा कोलम शैली का। कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर हैं, जैसे मधुबनी, इसका स्थान बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र से है। विशेषता इसकी है रंगीन ज्यामितीय पैटर्न, पौराणिक कथाएं, धार्मिक दृश्य, प्रकृति और सामाजिक घटनाओं का चित्रण। माध्यम है इसका प्राकृतिक रंग, कागज, कपड़ा और दीवारें। प्रसिद्ध कलाकार इसके हैं वो हैं जगदम्बा देवी और सीता देवी। वारली चित्रकारी, वारली पेंटिंग्स, इसका स्थान महाराष्ट्र के ठाणे और पालघर जिले के आदिवासी समुदायों द्वारा विकसित। जो इसकी विशेषताएं हैं वो हैं सरल और आदिम शैली, सफ़ेद रंग का उपयोग, चावल के पेस्ट के साथ, काले या मिट्टी के रंग के पृष्ठभूमि पर। विषय है ग्रामीण जीवन, उत्सव, प्रकृति और धार्मिक अनुष्ठान। फण चित्रकारी ये जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान, विशेष रूप से भीलवाड़ा। तो फण चित्रकारी जो है ये राजस्थान के भीलवाड़ा से संबंधित है। अब मैं यहाँ पे जो आपको पेंटिंग्स बता रहा हूँ ये जो इम्पोर्टेंट है उसके राज्य ही बताऊँगा, उनकी विशेषताएं, उनके माध्यम ये मैं स्किप कर दे रहा हूँ, आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा। देखिए पट चित्रकारी, इसका संबंध जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों से है। पिछवाई चित्रकारी तो ये है राजस्थान के नाथ द्वारा। तो आपका हो जाएगा राजस्थान, इसको आप ध्यान रखेंगे दोस्त। देखिए कालीघाट चित्रकारी जो है आपका, इसका स्थान कोलकाता और पश्चिम बंगाल दोनों से है। गोंड चित्रकारी तो इसका स्थान जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा। इसके अलावा देख लीजिए यहाँ पर कांगड़ा चित्रकारी जो इसका स्थान मध्य प्रदेश के कांगड़ क्षेत्र से है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे दोस्त। कुछ प्रमुख तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे चित्रकला के अजंता और एलोरा गुफाएं जैसे प्राचीन भित्ति चित्रण के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। भीमबेटका की गुफा ये भी चित्रकला से ही संबंधित है। कैलाशनाथ मंदिर जो कि एलोरा में। देखिए जो चैप्टर नंबर आपका 18 है ये है पुरस्कार, यानी कि पुरस्कार से यानी प्राइज से संबंधित जो भी सवाल है वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो अब देखिए पुरस्कार से संबंधित सवाल मैं देखता हूँ। तो देखिए पुरस्कार से संबंधित जो सवाल है वो मैं देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे रमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित हैं? तो ये गूंज से हैं। सी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये हो जाएगा धन्वंतरी पुरस्कार। बी आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारत में निम्न में से किस वैज्ञानिक संस्था या निकाय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक विज्ञान पुरस्कार है?
तो ये हो जाएगा आपका ए आंसर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो ये हो जाएंगी मलाला यूसुफजई। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई। अगला है निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इसमें से कहा जाए तो नोबेल पुरस्कार विजेता कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो इसमें से जो सत्यजीत रे हैं इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिल चुका है। वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्यजीत रे। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएंगे रोनाल्ड रॉस। डी आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएंगे ए आंसर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल गोरे। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला आपके सामने इनमें से किन दो विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएंगे मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएंगे आपका वी आंसर और सी दोनों, यानी कि मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह दोनों। तो सी आंसर राइट आंसर, बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी यहाँ पे होना चाहिए था। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? तो बचपन बचाओ आंदोलन। ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बी उत्तर राइट हो जाएगा अमर्त्य सेन को। ऑप्शन वो बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो देखिए 24 दिसंबर 2014 को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले जो थे वो थे ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेज़बानी करता है? तो यूएसए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया था? तो नामांकित नहीं किया गया था तो इसमें से कहा जाए तो आपका सलाम बॉम्बे, मदर इंडिया और लगान को किया गया, लेकिन कर्मा को नहीं किया गया। तो डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में। सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। अगला है कि किस पुरस्कार को भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1961 में स्थापित किया गया था? तो ये हो जाएगा ए आंसर अर्जुन पुरस्कार को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ग्रैमी पुरस्कार। ये जो है केवल और केवल संगीत से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए पुरस्कार जो मैंने वो था कंप्लीट कर लिया है। अब मैं कंप्लीट करूँगा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके हेड क्वार्टर या फिर मुख्यालय। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं करूँगा और बाकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप इसके PDF को देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है NTPC में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं और ये उनके स्थान दिए गए हैं। पहला देखिए एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक में, पहला तो यही गलत है। जबकि सुंदरवन नेशनल पार्क यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। ये तीनों सही है, तो ए आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय नहीं है? कहने का मतलब है कि इसमें से किस संगठन का मुख्यालय नहीं है। तो देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख में है, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ओपेक का मुख्यालय जो है ये ज्यूरिख में नहीं है। तो बी आंसर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसमें से जो मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह ये शामिल नहीं है, जबकि कोणार्क का सूर्य मंदिर, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये तीनों जो हैं ये भारतीय धरोहर स्थल के यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। नेक्स्ट वाले आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है। तो देखिए सार्क का जो सदस्य है इसमें से कहा जाए तो आपका डी आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। देखिए अगला सवाल है कि यूनेस्को की विश्व विरासत विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर अवस्थित है। तो रानी की वाव जो है ये कहाँ पर है ये पूछा गया है। राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा वी आंसर गुजरात के पाटन में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गुजरात के पाटन में। कुछ यहाँ पे मुख्यालय दिए गए हैं, उनकी स्थापना दिया गया है, तो एक बार आप देख लीजिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। ठीक है। विश्व बैंक जो है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। स्थापना इसकी 1944 में हुई थी। इसका उद्देश्य जो है वो है विकासशील देशों को आर्थिक सहायता और विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD का मुख्यालय जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। स्थापना इसकी 1961 यानी 1961 में हुई थी। उद्देश्य जो है ये है आर्थिक नीति समन्वय और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना। अगला है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन यानी ओपेक। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना और इसका जो स्थापना है ये 1960 में हुई थी। उद्देश्य जो है ये है तेल उत्पादन और मूल्य निर्धारण को समन्वित और स्थिर करना। अगला है कि अमेरिकी राज्य संगठन यानी OAS। इसका जो मुख्यालय है ये है वॉशिंगटन डीसी यूएसए के। स्थापना 1948 में हुई थी। उद्देश्य जो है इसका ये है अमेरिकी देशों के बीच शांति और न्याय को बढ़ावा देना। इसी तरीके से आप पूरा जितने भी हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। मैं डायरेक्ट चलता हूँ अगले टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी ये है अध्याय 20, जिसमें उत्सव दिए गए हैं, तो इसको मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। बाकी जो मेन पॉइंट्स हैं या फिर कहा जाएगा जो आपके 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो इसमें आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसकी PDF ले लेना, वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है दोस्त। तो अब मैं चलता हूँ उत्सव की तरफ। उत्सव में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप पहले देख लो। जैसे कंबाला त्यौहार जो है आपका ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और ब्रह्मोत्सवम तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही करवा रहा हूँ। ठीक है। फ्लेमिंगो त्यौहार ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार तो ये पंजाब में। और बस्तर दशहरा तो ये छत्तीसगढ़ में। बिहू तो ये असम का है। पोंगल तो ये तमिलनाडु का है। विशु जो है ये केरल का है। और अमंगमंग त्यौहार तो ये नागालैंड का है। ठीक है। और गुग्गा नोमी तो ये हरियाणा का है। ओटाम तुल्लू ये है केरल का। याऊ सांग महोत्सव तो ये मणिपुर का है। और नुआखाई तो ये उड़ीसा का है। ठीक है। और इसके अलावा जैसे ट्यूलिप त्यौहार तो ये जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार तो ये दिसंबर महीने में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक 10 दिवसीय त्यौहार है जो नागालैंड में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन उत्सव तो ये गोवा में मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। ओसरी उत्सव गोवा में। और जलीकट्टू तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। रोंगकर त्यौहार असम में। और फ्लाइच त्यौहार ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और मेदम मिफी ये असम का त्यौहार है, जनवरी महीने में मनाया जाता है। और द्रेव उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है जुलाई के महीने में। चापचार कूट, देखिए ये जो कूट शब्द है ना, ये जहाँ पे भी आपको मिल जाए इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि कूट शब्द जहाँ पे भी मिल जाए वो मिजोरम के ही त्यौहार या उत्सव होते हैं। तो जो चापचार कूट है आपका ये मिजोरम में मनाया जाता है फरवरी के महीने में, बात का खास ध्यान। इसके अलावा जो लोसुंग त्यौहार है सिक्किम में। और सकरार त्यौहार तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और अटला तड्डी ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। शिवाजी उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अहोम उत्सव तो ये असम में मनाया जाता है। और तमिलनाडु त्यौहार तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और हल्डा उत्सव तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और कुम्मी नृत्य तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। कालिदास उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और अंथुरियम उत्सव तो ये मिजोरम में मनाया जाता है।
सिग्मो उत्सव, तो ये गोवा में मार्च महीने में मनाया जाता है। अब देखिए अध्याय जो आ गया है आपका वो है 21, जिसमें दिवस के सवाल दिए गए हैं, दिवस से संबंधित टॉपिक्स हैं, तो इसको अब मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। वैसे टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक है, हर कोई इसको अच्छे से पढ़ता ही है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ, 2-4-10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो वो मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे दिए गए विकल्पों में से रोहिंग्या मुसलमान कहाँ के मूल निवासी हैं, पहले ये बताना है कि जो रोहिंग्या हैं ये कहाँ के आते हैं, मतलब रोहिंग्या शरणार्थी कहाँ के हैं। तो फिलहाल ये आप जानते हैं कि रोहिंग्या जो हैं ये म्यांमार के हैं, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। इनमें से किस तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है, तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दैट मीन्स ये हुआ कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, तो बी उत्तर आपका परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वैसे भी आप जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, और ये किसकी समाज सुधार की जयंती के उपलक्ष्य में, तो स्वामी विवेकानंद राइट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। गाइस यहाँ पे कुछ दिए गए हैं दिवस, जैसे जनवरी के दिए गए हैं, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए। फरवरी के दिए गए हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए। इसी तरीके से मैं इसकी PDF दे दूँगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लेना, ठीक। अगला अध्याय जो है वो है 22 नंबर अध्याय, जिसमें पुस्तक के बारे में बताया गया है, पुस्तकें जो हैं वो बताई गई हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले मैं बता देता हूँ, जैसे लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक जो है ये लिखा है कविता राव ने। अगली पुस्तक है जो है इंदिरा गांधी की जीवनी, इसके लेखक का नाम जो है वो है पुपुल जयकर। इस तरीके से आप गाइस इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं जो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ। वैसे आप जानते ही हैं कि अगर आप इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ना चाहें तो आप इजीली तरीके से पढ़ सकते हैं। इसकी जब PDF मैं दूंगा तो वहाँ से आप पढ़ लेना। अदरवाइज जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम्स में रिविज़न करने के लिए वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा अनीता गेट्स वेल के, वी आंसर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, तो कौन सी पुस्तक अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका, द लाइफ ट्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है, तो नीलांजना सुदेशना कौन है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये हो जाएगा बी आंसर, झुम्पा लाहिड़ी, करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर। नेक्स्ट है कि विद्यापति निम्नलिखित में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। विद्यापति किस भाषा के कवि और लेखक थे, तो ये हो जाएगा मैथिली भाषा, सी आंसर, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स ये लिखा है। ये ALP टेक्नीशियन में पूछा गया था, साथ में ये दिल्ली पुलिस 2023 में भी पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सानिया मिर्जा की पुस्तक है, सी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है। तो द विंग्स ऑफ फायर जो है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संकलित किया है, तो वी आंसर, राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट वाले आपके सामने सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है, तो ये हो जाएगा ए आंसर, इंडिया विंस फ्रीडम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखी गई थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये जो है ये किसके जीवन पर लिखी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की। तो संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत जो है किसने की थी। राइट हो जाएगा डी आंसर राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आर के नारायण का पहला उपन्यास इसमें से कौन सा है। तो आर के नारायण का पहला उपन्यास जो है इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी एंड कैंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा वी आंसर स्वामी एंड कैंट्स जो है ये आर के नारायण का पहला उपन्यास है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा को। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स ये अमर्त्य सेन की पुस्तक है। ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ये भी अमर्त्य सेन की पुस्तक है। पॉवर्टी ऑफ इंडिया ये इनकी नहीं है, ये जो है ये है दादा भाई नौरोजी की। रिसोर्सेज वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कहा जाए तो डी आंसर आपका सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। जबकि कामायनी ये जयशंकर प्रसाद की है। और यम नहीं यहाँ पे यामा है। यामा जो है ये महादेवी वर्मा की है। और चिदम्बरा जो है ये है पंत जी की। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया है। तो विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो कौन सा इसमें नहीं है ये पूछा गया है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जो है ये इनकी नहीं, ये PT नेहरू की है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इग्नाइटेड माइंड्स अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया ये जो है ये भी APJ अब्दुल कलाम की ही पुस्तक है। निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इसमें से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिफ्ट टू मोनोबिस्ट। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गिफ्ट टू मोनोबिस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्विक एग्जाम रिमाइंडर्स दिए गए हैं। कहने का मतलब है कुछ प्राचीन पुस्तकें और लेखक के बारे में बताया गया है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे अर्थशास्त्र चाणक्य की है, महाभारत वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, मनुस्मृति मनु, ऋग्वेद ये विभिन्न ऋषि, सामवेद ये भी विभिन्न ऋषि, यजुर्वेद और अथर्ववेद विभिन्न ऋषि ही हैं। गीता तो ये व्यास यानी भगवद गीता से लिया गया है। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, नाट्यशास्त्र भरत मुनि, कामसूत्र वात्स्यायन और स्मृतियाँ ये याज्ञवल्क्य और वशिष्ठ नारद आदि की हैं। चरक संहिता चरक की है। और इसके अलावा कहा जाए तो सुषुप्त संहिता सुषुप्त की है, अमरकोश अमर सिंह की, अभिज्ञान शकुंतलम ये कालिदास की है। तो इस तरीके से आप पूरा एक बार पढ़ लेना, मैं इसकी PDF आपको दे दूँ। जो चैप्टर नंबर 23 है आपका ये है प्रमुख स्थल। तो प्रमुख स्थल जो सवाल दिए गए हैं इसको मैं कंप्लीट करवा दे रहा हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं वो पहले देखता हूँ। देखिए पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ है। तो ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा हुआ इसमें से जो है वो है बेथलहम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रतिष्ठित कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से कहा जाए कुंभ मेला के लिए प्रसिद्ध है तो वो हो जाएगा प्रयागराज। डी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। अगला है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। तो हाजी अली दरगाह जो है आपका ये मुंबई में है। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई में है। अगला सवाल आपके सामने है कि बेड़ुवन बिहार बौद्ध मठ इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। अगला है भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध चर्चों में से कौन सा अपने स्थान के साथ सम्मिलित नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए सांता क्रूज बेसिलिका कोच्चि, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस गोवा, सेंट जॉन इन द वाइल्डरनेस चर्च पौंडीचेरी ये गलत है, सेंट पॉल कैम्बेरल ये कोलकाता सही है। तो सी आंसर गलत दिया गया है। महाभारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो कुरुक्षेत्र नामक जो स्थान है ये अम्बाला शहर के निकट है। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला है पीटर स्क्वायर कहाँ स्थित है? इनमें से कौन सा स्थान सही है? तो पीटर स्क्वायर जो है आपका ये हो जाएगा वेटिकन सिटी में। डी आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से एक नियोजित शहर है? तो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर इसमें से कहा जाए तो चंडीगढ़ हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। 4 स्मारक सूचीबद्ध किए गए हैं, इनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत के बारे में कहा जाए तो स्मृति स्थल ही आपका संगत है, जबकि शांतिवन, राजघाट, किसान घाट ये संगत हैं। तो डी आंसर आपका यहाँ पे गलत आंसर हो। चैप्टर नंबर जो 24 है ये है अंतरिक्ष कार्यक्रम। अब इसके जो भी सवाल दिए गए हैं वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जो भी इसमें पूछे गए सवाल हैं वो मैं पहले करवा दे रहा हूँ। पहला सवाल देख लीजिए। सवाल नंबर पहला है अंतरिक्ष कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है? तो इसमें से नाविक, BDS और गैलीलियो ये प्रणाली है। MEO प्रणाली जो है ये नहीं है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कहा जाए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री पेरुम्बुदूर ये नहीं है, जबकि श्रीहरिकोटा और अब्दुल कलाम द्वीप बुबा ये जो है ये है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है? भारत के नाभिकीय क्षेत्र का कोई योगदान नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो सी आंसर CNR राव इनका नहीं है, जबकि राजा रमात्रा, होमय जहांगीर भाभा और शेखर चंद्र बसु इनका है। तो सी आंसर आपका यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीकी नहीं है? तो इसमें से कौन सी एक प्रक्षेपण वाहन तकनीकी नहीं है ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि इसमें से कहा जाए तो GSLV और इसके अलावा कहा जाए ASLV और PSLV ये है, लेकिन MSLV नहीं है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? तो इसमें से कहा जाए कि अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था, तो ये हो जाएगा ए आंसर मैगलन अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रहों से डेटा प्राप्त करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी IMGEOS आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत के पहले शैक्षिक उपग्रह के रूप में समर्पित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला शैक्षिक उपग्रह जो है इसे समर्पित किया गया। तो ये हो जाएगा सी आंसर GSAT 3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से नहीं है? तो इसमें से कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्र नाथ बोस इनका नहीं है, जबकि AS किरण कुमार, के शिवन और सतीश धवन इन तीनों का है। तो बी आंसर 8 होगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? इसमें से कौन सी एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश ये नहीं है। तो वी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है?
तो ये हो जाएगा बी आंसर गगन, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्विक एग्जाम रिमाइंडर यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कुछ संगठन और उनके स्थापना वर्ष, संस्थापक मुख्यालय दिए गए हैं, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। देखिए बीच के एक चैप्टर्स मैंने स्किप किए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो नहीं था। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 26 है, वो है डांस यानी नृत्य। इसके सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें सवाल नहीं है, इसमें आपके कुछ क्विक एग्जाम रिमाइंडर्स दिए गए हैं, तो पहले वो देख लीजिए। जैसे नृत्य शैली, राज्य और महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत पहले भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का है। कुम्मी, ये भी तमिलनाडु का है। यक्षगान, ये कर्नाटक का है। कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। महासु, हिमाचल प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है। राई, तो ये मध्य प्रदेश का है। घूमर, ये राजस्थान का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। लेजिम, महाराष्ट्र का। कजरी, उत्तर प्रदेश का। देखनी, ये गोवा का है। छऊ, ये पश्चिम बंगाल का है। और चंबा, ये हिमाचल प्रदेश का है। टिप्पाणी नृत्य, तो ये उड़ीसा का है। जवारा, ये मध्य प्रदेश का है। कथकली, ये केरल का है। और मोढेरा नृत्य महोत्सव, तो ये गुजरात का है। डांडिया रास, ये भी गुजरात का है। चाम जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में गाया जाता है। और जो ख्वालम और चेराव है ये दोनों मिजोरम के हैं। झोरा उत्तराखंड का है। भांगड़ा जो पंजाब का है। कच्ची घोड़ी राजस्थान का है। टापू जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इस तरीके से आप एक एक करके उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर 27 है। हालांकि अब चैप्टर जो आपका है ये पॉलिटी के स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें संविधान में अनुच्छेद और उनके विभिन्न भाग दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो इसमें से जो आपका पहला सवाल है संविधान के अनुच्छेद और भाग में, पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्य की विधान परिषद के गठन के लिए प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 169 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया, तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे डी आंसर राइट आंसर हो जाए। देखिए बीच के मैंने कुछ चैप्टर्स को स्किप किया है क्योंकि उसमें आपकी केवल और केवल थ्योरी ही था, सवाल नहीं दिए गए थे इस बुक में, तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। जिसमें सवाल दिए गए पहले मैं करवा दे रहा हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। पहला सवाल है निम्नलिखित तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर बना है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, राइट हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। अगला है मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए उपराज्यपाल। नेक्स्ट है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन जो है कब हुआ था, तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन जो है 1960 यानी 1960 में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है, तो ये हो जाएगा संसद। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा संसद। भारतीय संविधान का मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका जो मानव तस्करी और जबरन श्रम है ये अनुच्छेद 23 से है, तो डी आंसर राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, तो ये हो जाएगा तेलंगाना ऑप्शन नंबर ए। तेलंगाना जो है ये भारत का राज्य है कैसा, तो ये मेरे प्यारे भाई ये फिलहाल 29वां था, बट अब के लिए कहा जाए तो ये आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो अनुच्छेद नंबर 1 में कहा गया है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 35A में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। ए आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस सन में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था, तो उड़ीसा जो है भारत में स्वतंत्र राज्य के रूप में कब शामिल हुआ था, 1950 यानी 1950 में। बी उत्तर राइट हो जाए। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नागालैंड के लिए। अगला है कि 1949 में भारत का हिस्सा बना था, इसमें से कौन सा राज्य 1949 में भारत का हिस्सा बना था,
तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, डी आंसर राइट हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 21 जनवरी 1972 को गठन किया गया था किस राज्य का। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया। तो आपका बी आंसर, तेलंगाना भी जल्दी ही बनाया गया था। तो बी उत्तर राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। गाइज एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। एक रेलवे एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए रामबाण संग्रह सीरीज लॉन्च की गई है, जो स्पेशल फॉर रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए है, जिसमें पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल रहा है। खासकर नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अब तक पूछे गए प्रश्न पर आधारित। मेरे प्यारे भाई, इस ई बुक को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको जीके पूरा, साइंस पूरा, मैथ पूरा कंप्लीट मिल रहा है। और सबसे ख़ास बात तो ये है कि ये ई बुक जो है आपकी, ये पूरे 60% डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रही है। तो अगर आपको लेना है तो आप इसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर देख लीजिए 8948667652 8948667652। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो नंबर देख लीजिए 8948667652। इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से आपको इस ई बुक के बारे में जानकारी मिल जाएगी और मात्र 39 रुपये में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ई बुक को एक बार दिल दिमाग के साथ पढ़ लेते हैं तो गाइज आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक बार आप मैसेज जरूर कीजिएगा, ठीक है। अध्याय 31 जो है आपका ये है राष्ट्रपति। अब इसके बारे में जो भी दिए गए हैं वो सवाल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए दोस्त तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला। देखिए पहला सवाल है राष्ट्रपति से संबंधित। पहला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 86, बी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। गाइस आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत वित्तीय आपातकाल जो है ये आर्टिकल 360 यानी 360 के अंतर्गत। तो सी आंसर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर अतिक्रमण या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी भारत के तीनों बलों का, यानी कि जल थल और वायु तीनों बलों का जो सर्वोच्च कमांडर यानी कि सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का उल्लंघन है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 111 में। डी आंसर राइट हो जाएगा आर्टिकल 111 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 123 निम्नलिखित में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो 123 आर्टिकल के तहत। तो सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। इनमें से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और इसके अलावा राष्ट्रपति शासन। लेकिन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल है ये नहीं है। तो यहाँ पे डी आंसर आपका गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से शर्त भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इसमें से कहा जाए तो संसद में 10 वर्ष का अनुभव, ये बिल्कुल सही है।
भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है, अनिवार्य नहीं है। और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये गलत है। कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, ये भी सही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भारत का ही नागरिक हो राष्ट्रपति बनने के लिए, तो यहाँ पे आपका बी आंसर गलत दिया गया, ठीक है। क्विक एग्जाम रिमाइंडर्स दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो आप इसको PDF के माध्यम से पढ़ लेना दोस्त। अगला जो चैप्टर है आपका ये है चैप्टर नंबर 32, उपराष्ट्रपति यानी वॉइस प्रेसिडेंट। तो इसके जो भी सवाल दिए गए वो देख लेते हैं। पहला सवाल है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव इनमें से कौन कराता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है ये संसद के दोनों सदन के सदस्य करते हैं। सी आंसर, राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था। तो 11 अगस्त 2022 से भारत के जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे। ऑप्शन नंबर ए जगदीप धनखड़, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति, ए आंसर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय जो है कौन लेता है। तो ये उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष या पदेन सभापति ये उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने की अर्हता नहीं है। यानी इसमें से कौन सा है जो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए आहार नहीं है। जैसे भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष की आयु से अधिक होने चाहिए, ठीक है। लोकसभा की सदस्यता का धारक हो, ये गलत है। राज्यसभा की सदस्यता ये सही है, लेकिन लोकसभा कोई जरूरी नहीं है, तो सी आंसर गलत है। भारतीय संविधान के ख अनुसार यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। तो ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 66, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। देखिए एक बार आप इस विविध को देख लीजिए, मिसलेनियस को देख लीजिए। मैंने ये अध्याय 56 इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब चैप्टर वाइज उतना पढ़ना का इस टाइम नहीं है। इस वजह से अब मैं आपके इतिहास यानी कि आपकी हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी के 304 450 क्वेश्चंस एक एक के मैं करवा दूंगा। यानी 300 अगर करवाऊंगा इतिहास का तो 350 ज्योग्राफी भूगोल का। इस तरीके से मैं 300-350 क्वेश्चंस की एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपका पूरा एक एक टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। मिसलेनियस के कुछ सवाल इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूँ पहले, उसके बाद के आगे सवाल में अब आपकी मैराथन नहीं करवाऊँगा। ओके, जो इतिहास के हैं, भूगोल के हैं, बहुत टॉप का क्वेश्चंस वो करवाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए पहले इसको। मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका जो है किसके द्वारा रची गई थी। तो ज्ञानेश्वर द्वारा, ठीक है। वायु निगम अधिनियम 1953 के तहत कितनी एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 9 एयरलाइन का। जिन पुस्तकों में मसीह के जीवन के अभिलेख दर्ज हैं उन्हें किस रूप में जाना जाता है। इंजील के रूप में। अगला है कि किस वर्ष में तमिल भाषा को भारत की शाखीय भाषा घोषित किया गया था। तो 2004 में। नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधित खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं किसके द्वारा बनवाया गया था। महाराजा द्वारा। अगला है महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा, ठीक है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से ईरान नहीं है। खेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। तो बिंदुओं पर आधारित होती है। विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई थी जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। लोकटक झील मणिपुर किया गया था। अगला सवाल है आपके सामने कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो नीति आयोग जारी करता है। अगला है कि NCSM संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूरा नाम क्या है। तो NCSM का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स।
भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो हल्दी। नेक्स्ट है कि भारत में किस वर्ष में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा की आयोग की स्थापना की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 से भेजा गया था, तो इलाहाबाद से नैनी भेजा गया था। ठीक है। गुमशुदा और बेसहारा बच्चों का पता लगाने के लिए और उन्हें उनके परिवारों के साथ फिर से मिलाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ऑपरेशन मुस्कान। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? माधवी कुट्टी नाम का। IRDAI का पूरा नाम क्या है? तो यह है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चकमा शरणार्थी किस पड़ोसी देश से भारत में आने वाले प्रवासी हैं? तो बांग्लादेश से। चार्निविल परमाणु आपदा किस वर्ष में हुई थी? 1986 में। मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो केरल से। हेनरी और द डिस्प्लेस्ड जैसी लघु फिल्मों का उपयोग किस बाजार के लिए किया जाता है? तो VR प्रौद्योगिकी के लिए। विश्व में सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ISI का पूरा नाम क्या है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। उस देश का नाम बताइए जिसने अपनी प्रगति की गणना के लिए आधिकारिक मानक के तौर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी GNH की घोषणा की? तो ये भूटान ने की थी। आधार एक 12 अंकीय विशिष्ट संख्या है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? तो 2007 में। मई 1998 में पोखरण के भारत द्वारा कितने नियंत्रित नाभिकीय विस्फोट किए गए थे? तो 5। शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था? तो जॉन मैकार्थी ने। अगला ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला है इनमें से भाषा की कौन सी शाखा है हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कहा जाए तो फ्यूनो उत्तरिक ये आपका नहीं है, जबकि जर्मेनिक, केल्टी, इटैलिक ये आपका हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शाकीय भाषा का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कहा जाए तो डी आंसर बांग्ला ये आपका नहीं है, जबकि उड़िया, कन्नड़, मलयालम ये आपका हो जाए। तो यहाँ से जाओ कि मिसलेनियस या विविध थे ये भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं कंप्लीट करूँगा वो आपका जो मैराथन क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई ये आई होप हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। और इसके बाद मैं आपको दिखा इस तरीके से ये आपका चैप्टर 57 है इतिहास। और इसमें जो भी आपके सवाल दिए गए इतिहास के ये पूरा मैं एक एक करके पूरा अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा। पूरे 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं और अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। एक बार में आपका पूरा एक बार में अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर आपको कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई ये अब मैं करवाऊंगा इतिहास, इसी तरीके से फिर भूगोल, फिर इकोनॉमिक, इस तरीके से मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्त।